नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्रेन लॉक बुक के बारे में, उसकी समरी, उसमें क्या सिखाया गया है ओसीडी फाइटर्स, ओसीडी सफरर्स के लिए। ब्रेन लॉक बुक में जो ऑथर है वो कहते हैं कि जो ओसीडी है वो बहुत ही सीरियस बीमारी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को इश्यूज होता है, लोग बहुत सालों तक उसे जूझते रहते हैं। उन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं। एक इंसान है जो मतलब कार नहीं चलाते क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने किसी को मार दिया है, वो बार बार जा जाके चेक करते हैं। मतलब अगर उन्होंने 20 किलोमीटर चलाया आगे तो 20 किलोमीटर जा जाके पीछे चेक करते थे कि किसी को मारा तो नहीं। कई है जिनको ब्लेड्स नाइफ से ही डर लगता था। फिर कंटामिनेशन का उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया जो उनके पेशेंट्स थे कि जो आए और बेसिकली वो क्या करते थे कि वो इतना बाथरूम वगैरह धोते थे और उसके बाद किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को भी बाथरूम में नहीं जाने देते थे। तो इतना उनका मतलब इतना सीरियस था पेशेंट्स का। तो ऐसे ऐसे सीरियस पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं। तो वो बताते हैं कि उन्होंने जब स्कैन किया था ओसीडी पेशेंट्स के ब्रेन का, तो ओसीडी पेशेंट्स के ब्रेन में अलग एक्टिविटी थी नॉर्मल ब्रेन से। तो जो ओसीडी पेशेंट्स है उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। उन्होंने बताया कि दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, ऑर्बिटल कॉर्टेक्स जो बताता है कि कुछ एरर है कि नहीं, वो एरर डिटेक्शन हमारे ब्रेन का पार्ट है कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड साइंगुलेट जाइरस जो एक पार्ट है ब्रेन का जो बताता है कि वो अंदर से फीलिंग आती है कि अरे कुछ गलत हो रहा है, जैसे दया कुछ तो गलत है, जो फीलिंग आती है ना सीआईडी में, सीआईडी ऑफिसर को, तो वो उस सैंगुलेट जाइरस से आती है। तो ये जो दोनों पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ओसीडी जो पेशेंट्स में। तो ये बताया गया है कि जो जो थेरेपी वगैरह जो हम करते हैं, जो इसमें बुक में बताया गया है, ओवरऑल थेरेपी आप करोगे, अपना बिहेवियर चेंज करोगे तो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। और मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव बोला गया है कि जो थेरेपी होती है वो मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उन्होंने जो मेथड बताया बहुत ही सिंपल मेथड है, और उस मेथड का नाम है 4 आवर्स मेथड। 4 आर फॉर राजविंदर, तो 4 आवर्स मेथड। तो उसमें 4 आवर्स है। पहला है रीलेबल। रीलेबल मतलब लेबल होता है ना कि हम किसी का नाम करते हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं कि जो ओसीडी जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, थॉट से एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी को दबाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट कंपल्शन करते हैं। उन्होंने काफ़ी कंपल्शंस भी बताए हैं, फिजिकल मेंटल, जो मैंने भी अपने वीडियोस में काफ़ी बताए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये जो जब वो कोई थॉट आता है तो हम क्या करते हैं, उस थॉट से उलझ जाते हैं, उस थॉट को अपना मान लेते हैं। कोई भी जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, सब काम वगैरह छोड़ के आप उस थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब जो पहला स्टेप है रीलेबल जो मैंने बताया है, उसमें जो ऑथर है वो कहते हैं कि आप है ना अपने थॉट्स और अपने से एक डिस्टेंस बना लो, समझ लो कि तुम तुम्हारे विचार नहीं है। हर विचार के पीछे अंधा होके भागने की जरूरत नहीं है, हर विचार को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। कुछ काम कर रहे हो तो काम वगैरह छोड़ के सब कि वो अरे थॉट आया उसको मैं देखूं जरा क्या आया है, और उस पर पूरा ध्यान डालने की जरूरत नहीं है। तो ये करना कैसे है? बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मैं आपके साथ हूँ, मुझको भी ओसीडी रहा है 17 सालों से, मैं आपके साथ हूँ इन सब चीज़ों में। बट ये स्टेप एफर्ट लगते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए एफर्ट लगते हैं। ये फीवर वगैरह की तरह तो नहीं है कि दवाई खाई और ठीक हो गया, इसमें एफर्ट लगेंगे। तो रीलेबल में जो ऑथर है वो कहते हैं कि आप एक डिस्टेंस बनाओ, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की बात करते हैं। इम्पार्शियल मतलब कि कोई वो किसी टीम का नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच में श्रीलंका का जो स्पेक्टेटर है वो देखेगा तो वो तो बस क्रिकेट देखेगा, उसको नहीं है कि इंडिया, उसको इमोशंस नहीं आएंगे। तो वैसे ही आपको एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर बनना है और आपको डिस्टेंस बनाना है अपने विचारों पे, और विचारों को बस देखना है और रीलेबल करना है। जैसे लेबल लगाते हैं ना हम कि राजविंदर की बुक है, तो लेबल हटाना है राजविंदर की और उसमें लिखना है कि ये तो सिर्फ ओसीडी का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, ये सिर्फ ओसीडी का थॉट है। बस रीलेबल करना है कि दिस इज अ ओसीडी थॉट। तो ये पहला स्टेप है, अपने आप से डिस्टेंस बनाना है। पर उसमें ये कहते हैं कि जो रट्टू तोते की तरह, पैरट की तरह, तोते की तरह नहीं करना है कि कोई भी थॉट आया इट्स अ ओसीडी थॉट, इट्स अ ओसीडी थॉट, तब फायदा नहीं होगा। आपको अवेयर होना है, आपको माइंडफुल होना है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ काम कर रहे हो और आपका ध्यान उस थॉट पे चले आता है, तो आपको अवेयर होना है कि हाँ मेरा ध्यान चला गया है, पर हाँ ये सिर्फ एक ओसीडी थॉट है। लेबल उसको कर दो कि ये ओसीडी थॉट है, ठीक है, कि इट इज जस्ट एन ओसीडी थॉट, बस ये बोलना है। और मतलब पर आपको अवेयर होके बोलना है। ऐसा नहीं है कि लोग बस रट लेते हैं कि कोई भी थॉट आया आई एम
इट्स अ ओसीडी थॉट, इट्स अ ओसीडी थॉट बोलते हैं, बट वो उसको मतलब दिल से नहीं बोलते या उसको पूरे अवेयरनेस से नहीं बोलते। ठीक है, वो बस बोलने के लिए बोल देते हैं, या वो उनको लगता है कि मैं बोलूंगा तो चले जाएगा थॉट। नहीं, ये सब नहीं सोचना है। बस ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है, कोई भी चीज करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बहुत जरूरी है कि हम कर क्यों रहे हैं। ये स्टेप हम इसके लिए कर रहे हैं, बस दूरी बनाने के लिए, इसके लिए नहीं कर रहे कि ये थॉट चले जाएगा या मेरी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, सिर्फ दूरी बनानी है। तो आप पहला स्टेप है कि हाँ ये एक ओसीडी थॉट है, और अगर अवेयर होके जब देखोगे हाँ ये थॉट है, बस ओसीडी थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, तो आपको मतलब आपको सिर्फ बोलना है कि ये दिस इट इज जस्ट अ थॉट, ओसीडी थॉट। ठीक है, तो ये आपको पर अवेयर होके बोलना है। सेकंड जो स्टेप है इसी से मिलता जुलता और बहुत ही क्लोज है, री एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब किसी को जिम्मेदारी देना। तो एक तो है आपने बोला ओसीडी थॉट, और फिर री एट्रीब्यूशन में समझ जाओ कि जो ये थॉट्स है वो ऑटोमेटिक होते हैं, ये ओसीडी के थॉट्स। देखो ओसीडी से पहले आपको ये सब उल्टे फुल्टे विचार नहीं आते थे, ठीक है, पर आप क्या है कि ओसीडी के बाद ये सब विचार आ गए, तो ये पूरी जहन में डालो। री एट्रीब्यूट मतलब जहन में डालना कि ये सब जो चीजें है ना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब उल्टे उल्टे काम। अगर देखो तुम खुद कर रहे होते तो अपनी लाइफ खुद बर्बाद नहीं करते, ये तुम्हारा एक डिफॉल्ट ब्रेन हो गया, एक फॉल्टी तुम्हारे सर्किट में खराब हो गया इशू। जैसे मैंने बोला भी है कि ओसीडी में असली में ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो तुम्हारा ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है। जैसे किसी के हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर लगाते हैं, वैसे ही तुम समझ लो कि तुम्हारा ओसीडी भी खराब हो गया है, तो तुम बिहेवियर से मेडिसिन से उसको ठीक कर रहे हो। तो उसको एट्रीब्यूट करो, उलझो मत, समझाओ मत अपने विचार को। ये पूरा मतलब इस सेकंड स्टेप में अपने जहन में डालने की बात है कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये ओसीडी है। पहले स्टेप में आप सिर्फ रीलेबल करते हो, पर सेकंड स्टेप जो वो कह रहे हैं, और ये दोनों स्टेप साथ ही होते हैं, पर ये सेकंड स्टेप है कि आप पूरी जिम्मेदारी ओसीडी को दे दो कि भाई कुछ भी आए, कोई भी कैसे हार्म के या कैसे भी गलत गलत विचार आ रहे हैं, मेरे नहीं है वो ओसीडी के, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ इसका। ये बहुत जरूरी स्टेप है। इसी में दो स्टेप्स आते हैं, एंटीसिपेट एंड एक्सेप्ट, कि आप समझो कि आपको ये विचार आएंगे, ये आप विचारों को नहीं स्टॉप कर सकते, विचारों को स्टॉप करने की कोशिश भी मत करना, बट ये समझना कि अगर ये विचार आएंगे उसको आने दो, एक्सेप्ट कर लो, बट जिम्मेदारी भाई ओसीडी की है। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आपको पता है अभी भी, मुझे पता है कि इस वीडियो से पहले भी आपको पता होगा कि अरे ये ओसीडी मुझे कर रहा है सब कुछ, पर आपने उसको जहन में नहीं डाला है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बार बार आप बोलो कि हाँ भाई ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी ओसीडी है, मैं ये अपनी लाइफ खुद ही खराब क्यों करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो री एट्रीब्यूट हो गया, फिर थर्ड होता है रीफोकस। रीफोकस में ऑथर कहते हैं कि आप देखेंगे कि जो एंग्जाइटी है वो है ना आएगी और चली जाएगी, ठीक है, बट आप अगर रीफोकस करते हैं, जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आप कोई विचार आ जाता है आपको कि अरे यार मुझे, मेरे तो ये हाथ गंदा है, मुझे धोना चाहिए हाथ, तो अगर आप उसको फोकस दोगे उस विचार को, तो आप जाके धोगे अपने हाथ। पर जो ऑथर कहते हैं कि आप क्या करिए, हाथ मत धोइए, कोई कंपल्शन मत करिए, रीफोकस करिए। मतलब ऑथर कहते हैं कि ओसीडी का जो मेन चीज है ना वो 15 मिनट फील होता है, किसी को 5 मिनट 7 मिनट होता है, किसी को 15, बट ऑन एन एवरेज आप देख लो ज्यादा से ज्यादा को 15 मिनट वो फील होता है। तो वो 15 मिनट आपको गुजारने हैं। और वो 15 मिनट कैसे गुजारोगे, जो मतलब जो कोई आपका कोई थॉट वगैरह ये जो आ रहा है उससे हटा के, फोकस हटा के, अवेयरनेस हटा के आपको कुछ और काम करना है। मे बी जैसे ऑथर बोलते थे कि वो क्या करते थे, वॉक पे चले जाते थे, या वो फॉर एग्जांपल कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, या कुछ रीडिंग कर लिया, गार्डनिंग कर लिया। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रीडिंग वगैरह मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिससे आप रीडिंग करते हो दिमाग से वही खराब हो रखा है, उसी में इतने विचार आ रहे हैं, तो रीडिंग नहीं हो पाती। पर मेरे लिए बेस्ट होता है वॉकिंग, मैं वॉक पे चला जाता हूँ, या गार्डनिंग भी है, पौधे वगैरह है मेरे पास, वो पौधों वगैरह पे काम करता हूँ, पौधों वगैरह को पानी वगैरह डालने लग जाता हूँ, उसकी मिट्टी को छूता हूँ, अपना ध्यान हटाता हूँ। ठीक है, तो ये है रीफोकस। रीफोकस में जो 15 मिनट वाली चीज जरूरी है कि 10 से 15 मिनट अगर आप करोगे तो आपका ये जो विचार है उसका जो आप पे पकड़ है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आपको अभी 15 मिनट लग रहे हैं, आगे चल के जैसे ये चीजें हैं वो कहते हैं कि वो ईजी हो जाएंगी, तो ये 10 सेकंड में हो जाएगा कि आप रीलेबल कर दोगे, आप बोलोगे ये ओसीडी है, री एट्रीब्यूट, और थर्ड रीफोकस, आपको 10 सेकंड लगेंगे कुछ, क्या ये थॉट है, और बस अपने जो काम कर रहे हो विचार आने से पहले उस पर अपना ध्यान लगा दोगे, तो आराम से आप अपना फोकस चेंज कर दोगे।
और ये तीनों स्टेप करते रहोगे तो चौथा स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपका जो री वैल्यू है, मतलब री फोर्थ स्टेप है री वैल्यू, कि आप इन विचारों को वैल्यू देना कम कर दोगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपके लिए, तो इतना जो टाइम आप दे रहे हो कंपल्शन वगैरह करने में वो नहीं होंगे। तो री वैल्यू जो है, ये तीन स्टेप अच्छी तरह से करते हो तो री वैल्यू खुद हो जाता है। और ऑथर ने बताया है कि जब आप ये री वैल्यू करते हो तो आपका ओसीडी का जो ब्रेन का जो स्कैन है वो भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कि आप जिन ये जो सेंगुलेट जाइरस और ये सारे जो इश्यूज है जो जिन पार्ट ऑफ द ब्रेन में, वो जो है वो कम हो जाता है, वो एक्टिव, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है उसमें, एंड आप खुद से ही आपके थॉट्स आने और जाने लग जाते हैं। आपका जो काइंड ऑफ जो गियर है ना वो अटक गया है ओसीडी में, तो आपका जो गियर है वो खुल जाता है। जो गियर होता है ना बाइक का या कार का, तो वो अटक गया है, जैसे दूसरे पे ही अटक गया है। पर जब एक बार ही आप ये स्टेप्स करते हो तो ऑथर कहते हैं कि आपका गियर चलने लगता है, तो आपको अपना गियर खोलना है। ठीक है, ओसीडी का जो गियर है वो कैसे खोले, वो ये इस ब्रेन में है, इस बुक में है, सॉरी। तो ये चारों जो स्टेप्स हैं, इससे आपका, जो ऑथर कहते हैं कि आपका जो गाड़ी जो है, दिमाग का जो सिस्टम है, जो बाइक है, जो गाड़ी है, वो चलने लगेगा, दौड़ेगा, गियर मस्त चलेंगे, जो आप चाहते हो वो कर पाओगे। तो ऑथर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक लिखी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है कि ओसीडी इज़ अ फैमिली डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि ओसीडी में क्या होता है कि वो पूरी कोई जैसे फीवर वगैरह हुआ तो ठीक है, आप वायरल हो जाता है, आप अकेले बैठ जाते हो और सो जाओगे, दवाई ले लोगे, ठीक हो जाओगे। पर ओसीडी अगर होता है तो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एक इंसान है जिसको कंटामिनेशन ओसीडी है, वो क्या करता है, बाथरूम साफ करता है पूरे दिन और बाथरूम यूज ही नहीं करने देता दूसरों को, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को बाहर पड़ोसी का वो बाथरूम यूज करना पड़ता था। बेसिकली जो ओसीडी है वो पूरे फैमिली को अफेक्ट करता है, और फैमिली भी रीअश्योरेंस देके कि अगर कोई इंसान है जिसको बोलता है कि अरे, जिससे कोई बोलेगा कि मैंने आपको गाली तो नहीं दी, वो बार बार पूछेगा आपसे, तो रीअश्योरेंस, तो फैमिली वालों से रीअश्योरेंस मांगेगा। तो ऑथर कहता है कि फैमिली जो है वो ओसीडी को बढ़ाने में भी मदद करती है और कम करने में भी वही मदद करेगी। फैमिली ज़्यादातर सोचती है ना, अरे यार बेचारा ये इतना ट्रबल में है, इतना प्रॉब्लम में है, चलो हम उसको हाँ बोल देते हैं, रीअश्योरेंस दे देते हैं, जो ये बोलेगा कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। पर ऑथर कहता है कि नहीं, फैमिली वालों को भी ज़रूरी है बताना, और फैमिली वाले आपको कंपल्शन करने से मना करने चाहिए। अगर वो कंपल्शन करेंगे, कई लोग जो होते हैं, कई जैसे देखा गया है कि हस्बैंड या वाइफ, वो अपने वाइफ और हस्बैंड का ना कंपल्शन करते हैं और उसमें साथ में मिलते भी है, साथ में वो मतलब करने भी लग जाएंगे साथ में, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी जो ओसीडी अगर मैं इसको करूंगा तो काइंड ऑफ जैसे वो करते हैं कि यार ये मेरे साथ रहेगी, या कई लोग होते हैं जो ओसीडी की वजह से मेरे पे डिपेंडेंट है तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा, तो ये सब भी चीज़ें भी देखी गई है। तो मैनिपुलेशन वगैरह भी होता है, तो आप ये चीज़ें समझो, और जो ओसीडी के जो मतलब थॉट्स है, ठीक है, उसको अपने आप से मैनेज करो, और अपने जो फैमिली में जो आपको कोई सपोर्टिव है, जो आप असली में सपोर्ट करते हो, उसका सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं कि मेरा क्या मतलब ओपिनियन है इस किताब के बारे में। देखो, ये किताब अच्छी लिखी है, पर इस किताब में दो पॉइंटर्स मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा टच नहीं किया है। एक तो एंग्जाइटी जो आती है ओसीडी में, मेन कल्प्रिट वही है, मेन प्रॉब्लम वही है, तो उसको कैसे फेस करें, उस पर ज़्यादा काम नहीं है। और यहाँ पे वैल्यूज़ की, आप अपने गोल्स को कैसे फॉलो करो, गोल्स को कैसे अचीव करो ओसीडी के साथ, उस पर इतना फोकस नहीं है। इसके लिए जो द हैप्पीनेस ट्रैप बुक है डॉक्टर रस हैरिस की, जिसमें एक्ट थेरेपी बताया गया है, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा ब्रेन लॉक से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने उसे खुद 3 बार पढ़ा है। ये वीडियो बनाने से पहले भी वापस मैंने एक बार पढ़ा था, तो 4 बार हो गया है, और मुझे भी किताब बहुत अच्छी लगती है। पर हाँ, इसमें थोड़ी जो कमियां हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए, ये वीडियो भी आप बार बार देख सकते हैं। क्या है कि आप जो ये वीडियोस है, इसमें काफ़ी नॉलेज होती है एक वीडियो में, तो एक बार देख के नहीं होता है, आप इसके नोट्स बनाइए, बार बार देखिए, तब असली फ़ायदा होगा। आप मेरे से जो है पेड मोटिवेशनल सेशन ले सकते हैं, मैं नंबर सीधा फ्लैश कर दूंगा, और आप मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप भी ले सकते हो। यूट्यूब की अगर आप मेंबरशिप लोगे, ज्वाइन करोगे मुझे, तो एक अलग से एक स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप होंगे और सारे डायमंड वाले जो मेंबर्स होंगे वही होंगे, और हम आराम से आपस में बात कर सकते हैं। पर मंथ मेंबरशिप होती है,
आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। यूट्यूब चैनल से ही करना होता है, जो सब्सक्राइब बटन है उसके साइड में ज्वाइन बटन होता है ना, उससे करना होता है। तो थैंक यू गाइस, और आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक हो जाओगे आप, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, पेशेंस रखो, ठीक है? की फाइटिंग।